हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि मुंशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि 23 मार्च 2023 को धारा 498A 304B के मामले में आया है। तो जानते हैं इस जजमेंट में जो अपील करता है, जिन्होंने अपील की, क्या उनकी अपील स्वीकार की गई कि नहीं की गई, और क्या उनको दोष मुक्त किया गया कि नहीं किया गया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप इसको जजमेंट को ध्यान से सुनते हुए उसका नोट कर सकते हैं और अपने केस को और अच्छा मजबूत बना सकते हैं। तो जानते हैं ये पूरा मामला क्या था। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देर नहीं करते हैं, ये पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये मामला था मुंशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 23 मार्च 2023 को आया, जिसमें जो वर्तमान जो अपील करता थे उसमें टोटल 3 लोग थे। 3 लोग दोषी को द्वारा दायर की गई थी। दिनांक 17/5/2018 के आदेश द्वारा, यानी कि जो अपील करता है 1 और 2 की जो अपील को खारिज कर दिया गया था, तथा जो नोटिस देकर जो अपील करता थर्ड है वो यानी कि उसको रूप में जारी किया गया था। वह जो मृतका यानी कि डिसीज के पति का भाई है। अन्य जो 2 अपील करता है यानी कि मृतका के पति और भाई है। और जो ये मैटर था उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इसका मामला क्या था। यानी कि जो कंप्लेनेंट की तरफ से शिकायत की जाती है कि उसकी जो बहन है, यानी उसकी बहन की यानी कि मृतका का विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व अक्यूज के साथ हुआ था और उनके मानक के अनुसार पर्याप्त दहेज उन्होंने दिया था। जो भी उनका जो कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसके आधार पर उन्होंने दिया था। शादी के बाद से ही पति के जो परिजन थे वो भैंस के लिए और एक विक्की गाड़ी की मांग करने लगे, उस पर दबाव बनाने लगे, यहां तक कि उसके साथ मारपीट भी कही। इसके बारे में जब उसकी मृतका यानी कि जो डिसीज है, यानी कि जो बहन है, उसने कई बार उसने इस बारे में बात की अपने ससुराल वालों में यानी कि पति से, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं मानी और गाली गलौज करते हुए घर से भी निकाल दिया और उन्होंने धमकी भी दी कि वे उसकी बहन को जान से मार देंगे। फिर 27/2/1993 को यानी कि जो मृतक का जो साला है, उन्हें अपने भाई से ने ये कहा अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी 28/2/1993 को उन्होंने अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलने पर पुलिस से शिकायत की कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण उनकी हत्या कर दी। फिर चार्जशीट पेश की जाती है। फिर उसके बाद जो यानी कि एक्यूज पर्सन है, तीनों लोग यानी कि उनके नाम आते हैं। फिर वर्तमान जो अपील करता है वो यानी कि जो उसका मृतका का बहनोई है, वो उसको धारा 498A 304B तहत आरोपी दोषी ठहराया जाता है, जो कि अपील कर रहा है। बाकी 2 लोगों का ऑलरेडी खारिज कर दिया गया था। साथ ही साथ उस पर उनको दोषी ठहराया जाता है और उनको आईपीसी की धारा 304B के तहत 10 साल का कठोर कारावास के रूप में सजा सुनाई जाती है। फिर अपील करता यानी कि जो थर्ड होता है, उसके तरफ के जो एडवोकेट होते हैं वो न्यायालय के समक्ष कुछ बात प्रस्तुत करते हैं कि उनके कोई विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि दहेज की मांग के लिए जो डिसीज को कथित रूप से प्रताड़ित करने के लिए जो पक्षकार का होने का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष आरोप नहीं, कोई आई विटनेसेस नहीं है। और जो शिकायत करता यानी कंप्लेंट ने जो आरोप लगाया, जो पेश किए गए सब वो भी कोई सामान्य प्रकृति के हैं। साथ ही साथ एप्लेंट का केवल भारतीय सज अधिनियम की जो धारा है, साक्ष इंडियन एविडेंस एक्ट में जो धारा 113B के सहायता से उसको केवल दोषी ठहराया गया था और उसी के अनुमान पर ये उसको दोष उस पर सिद्ध हुआ था। हालांकि वर्तमान मामले में इस कारण में उपलब्ध नहीं होगा कि जो शिकायतकर्ता की जो बहन है, ठीक है, उसकी मृत्यु ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता हो या उत्पीड़न हो, यानी कि कोई सबूत नहीं, यानी कि सून बिफोर डेथ का कोई सबूत नहीं है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात और कही गई कि जो अपील करता है यानी कि मृतक का जो पति का भाई होने के कारण ना तो भैंस और ना ही विकी का कुछ प्राप्त होने वाला था। यहाँ तक कि आईपीसी की जो धारा है 304B वो उसका भी प्रावधान करते हैं कि पति या किसी रिश्तेदार द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता हो या उत्पीड़न हो, मृत्यु से पहले किया जाना चाहिए। वास्तव में मृतक की मृत्यु जहर खाने से हुई, जिसकी अपीलकर्ता का विशेष रूप से कोई लेना देना नहीं है।
दूसरी ओर जब स्टेट की तरफ के वहां के जो एडवोकेट थे उन्होंने क्या बात रखी वो जानते हैं कि शादी का जो 4 साल बाद दहेज हत्या का मामला है और लालची ससुराल वालों की मांग पूरी ना करने पर प्रताड़ित पर एक युवती की हत्या कर दी गई। शिकायत में विशिष्ट आरोप अभियोजन पक्ष के जो साक्ष्य थे वो मृतका के पति उनके बहनोई की अपील को न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है और वर्तमान अपील का जो भाग उसी पंक्ति में होना चाहिए उसकी यह भूमिका के समान है। जैसे ऑलरेडी 2 लोग का खारिज कर दिया उसी प्रकार इनका भी उसी पंक्ति मतलब एक उन्होंने उदाहरण दिया। साथ ही साथ जो उनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि जो संदर्भित जो अभिलेख अवलोकन किया यानी कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जो मौत का कारण था वो जहर खाने से हुआ। मृतक का जो भाई द्वारा दर्ज की गई जो प्राथमिकता जो एफआईआर है कि उसकी बहन की शादी घटना से करीब 4 साल पहले यानी कि उसके जो अप्लेंट के साथ हुई वह दहेज से खुश नहीं थे अब और बार बार भैंस और विक्की की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर मृतकों को प्रताड़ित किया जा रहा था जबकि शिकायतकर्ता की समस्या का जो समाधान के लिए किया गया तो उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया, यहां तक कि उन्होंने उसे जान से मार डालने की भी धमकी दी थी। ठीक है, ये बात सामने कोर्ट की समझ रखी गई अधिवक्ताओं द्वारा तथा जो विवाद का विषय नहीं था वो था ये कि कोई अपराध कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और अभियोजन का जो पूरा मामला था वो अभियोजन पक्ष की परिस्थितियों के साक्ष्य पर टिका है। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 4 गवाहों का परीक्षण कराया गया था। ठीक है, और जो जिसमें जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि घटना की एक दिन पहले जब उसका भाई यानी कि परिक्रमा या मेला या देवाना एक मेले में वो लोग गए थे जहां आरोपी यानी कि अपने ने मृतक के दूसरे साले से मिला जिसे दोहराया कि वो दहेज की मांग है। अपने पूरे बयान में जो जनरल एलिगेशंस थे कि उसके मृतक के भाई बहन को भैंस और एक विक्की की मांग पूरी नहीं करने के लिए परेशान किया जा रहा था। ये अपीलकर्ता के विशेष रूप से नाम उसमें आया भी नहीं। भाई वो मेले में गए थे इस तरह की कोई बात भी जिक्र नहीं कि उसका नाम आया हो। और रिकॉर्ड के सीधे तौर पे ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि जो धारा 113B इंडियन एविडेंस में जिसमें यह है कि बहन उसकी मृत्यु 4 से 5 महीना पहले देखा यानी वह घटना के समय करीब 2 महीने की बेटी के जन्म के समय यानी कि ससुराल नहीं गया था। इस तरह की शिकायत करता भाई यानी कि जो बयान में अपने घटना से पहले जो अपील करता है के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं होने के साथ आरोप काफी समान प्रकृति के जो कि साक्ष्य 304B आईपीसी की धारा 113B के तहत अनुमान लगाने के लिए अनिवार्य जिसपे कार्रवाई करना है। इन सब को कोर्ट को एनालाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अभियोजन पक्ष के द्वारा रिकॉर्ड जो प्रस्तुत जो साक्ष्य और अपीलकर्ता के जो साक्ष्य उनको दोष सिद्ध को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त नहीं है और जो कि मृतक का बहनोई है उसके अनुमान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपील करता है उसकी अपील को स्वीकार कर लेता है और जो दोषी और दंडादेश के संबंध में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और जो निर्णय द्वारा पारित निर्णयों को आदेशों को उनके आदेशों को सेट असाइड कर दिया और उसके द्वारा जमा किए गए जमानती बांड को भी निरस्त कर दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का अभी 23 मार्च 2023 में आया जहां अपीलकर्ता की जो अपीलेंट की है जिसने अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट में उसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिली और उसकी अपील को स्वीकार कर ली गई। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको केस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कॉल भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।